19 जनवरी का आज का आर्टिकल कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। पहले नेशनल न्यूज़ ले लेते हैं और लेट्स सी। देखिए, ये है माघ मेला जो कि लगा हुआ है संगम में। बेसिकली संगम लगा हुआ है, कुंभ है ना। मौनी अमावस्या के दिन बहुत सारे श्रद्धालु एक साथ डुबकी लगाने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। तो उसका ये है, इट्स जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। पीएम विश्वकर्मा हाट लगी हुई है न्यू दिल्ली में, आईएनए हाट। ओके, तो ये याद रखिएगा, यूपीएसआई और पीसीएस पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है कि विश्वकर्मा हाट कहाँ पे लगी हुई है, न्यू दिल्ली में लगी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी। ये 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और हैं, मतलब बेसिकली इनका बस ये नाम है कि ये कौन से नंबर के हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ये जेसाई दीपक का बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें ये बताया है कि पेटेंट राइट्स में और पब्लिक हेल्थ में किसको वरीयता दी जाएगी। तो जनरली पब्लिक हेल्थ को वरीयता देने की ज़रूरत है। जो हमारा पेटेंट्स एक्ट है उसमें ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं जिसमें हम रिवोक कर सकते हैं किसी भी फर्म का एक पेटेंट को इन पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें दे रखा है, यू कैन सी दैट, बट इट्स नॉट दैट मच इंटरेस्टिंग फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन अभी हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ कवर करेंगे और भी जो चीज़ें मेंस के पर्सपेक्टिव से होंगी और जो प्रीलिम्स में भी आने के चांसेस होंगे तो उसको अलग से हम देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये है फूड वर्सेस फर्टिलाइजर सब्सिडी की डिबेट फिर से स्टार्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि ये बजट सेशन लगने वाला है पार्लियामेंट का। इसमें देख लेते हैं, हमारे जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं इकोनॉमी के, उसमें ये बताया गया है कि हमारी इकोनॉमी 2025-26 में 7.4% ग्रो करने वाली है। ऑलराइट, मैंने बताया था यूएन देसा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, उसने बताया था हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो करेगी, 7.2%। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर ऐसा देखा जाए, वर्ल्ड बैंक की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन जो है वो 3% बताती है। $3 पर डे अगर कोई आदमी कमा रहा है पीपीपी बेसिस पे, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे, तो हमारे इंडिया में जो पॉवर्टी रेट्स आते हैं वो 5.3% के लोग ही पुअर हैं। ओके, जब हमारी 5.3% पॉपुलेशन पुअर है तो हम ये 56% लोगों को, 80 करोड़ परिवार जो हैं, 80 करोड़ लोग हैं, उनको हम ये इतनी फूड सब्सिडीज़ क्यों दे रहे हैं, फ्री में खाना क्यों दे रहे हैं, ये बेसिकली ये आर्टिकल बताता है। तो इसमें अगर इन्होंने ये भी बोला है कि अगर हम पॉवर्टी लाइन को हायर साइड में भी ले जाएं, $4.2 पर कैपिटा पर डे कर दें, तब भी हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन जो गरीबी रेखा से नीचे आएगी वो 24% आएगी। 5.3% कब है, $3 पर डे। अगर $4.2 पर डे कर देते हैं हम लोग, तो हमारी 24% ही पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे आएगी। तो फिर इतने लोगों को मुफ्त राशन देने की क्या ज़रूरत है। फिर इसमें ये भी बताया गया है कि जो हमारी एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ होने वाली है इस बार, वो 3.1% होने वाली है। लास्ट ईयर की ग्रोथ कितनी थी, 4.6% थी। लास्ट ईयर की ग्रोथ से एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम होने वाली है। जब एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम होने वाली है, हमारा एक्सपेंडिचर कम नहीं हो रहा है, तो हम फूड सब्सिडीज़ और जो फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ हैं उनको क्यों बढ़ा रहे हैं। मेन रीज़न जो एग्रीकल्चर ग्रोथ का कम होने का है वो ये नहीं है कि प्रोडक्शन में कमी आई है। प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है चीज़ों का। राइस का मैं बताऊंगा, राइस में तो हम वर्ल्ड में नंबर 1 भी पहुंच चुके हैं। रादर देन जो एग्रीकल्चरल जीडीपी में जो ग्रोथ रेट में कमी देखी जाएगी, वो देखी जाएगी बिकॉज ऑफ प्राइस। जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन, वो बहुत ही लो पहुंच चुका है ना। जैसे प्याज के जो दाम है 48% कम हो गए, तो जब चीज़ों के दाम ही ऑलरेडी कम हो जाएंगे, आलू के प्राइसेस है 35% कम हो गए, तो जाहिर सी बात है कि उनकी मॉनेटरी वैल्यू, टोटल सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू जो कि जीडीपी में काउंट होता है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल जीडीपी में कमी आएगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि हमारा जो फूड सब्सिडी है उसका बर्डन कितना है, 2.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़। इसका मतलब है 2.25 लाख करोड़ रुपए हम फूड सब्सिडी में देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर फूड सब्सिडी आएगी, फिर आती है फर्टिलाइज़र सब्सिडी।
जो कि हमारी 2 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ रहने वाली है, 2 लाख करोड़ के करीब। अगर हमारा टोटल बजट 51 लाख करोड़ का है, 51 ट्रिलियन रुपीज़ का है, तो भाई $4.25 ट्रिलियन तो इसमें सब्सिडी में ही चले जाएंगे। केवल 2 ही टाइप की सब्सिडी, फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो कि टोटल बजट का 8 से 8.5% होता है। तो इससे क्या होता है कि जो बजट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जाना चाहिए था, वो वहाँ न जाके हम ये फ्री की चीज़ें बांट रहे हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारी फ्री में मेडिकल चीज़ें देते हैं, और भी बहुत सारी फ्री की हैं। पीएम किसान स्कीम है, इतनी सारी चीज़ें हमारा फ्री में चली जाती हैं, तो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है। तो उसी पर ये क्रिटिकल एनालिसिस की गई है इन सब्सिडीज़ को लेके कि हम ये सब्सिडीज़ जो फ्री खाना वगैरह दे रहे हैं इतने लोगों को क्यों दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो एनीमिया के पेशेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 54% से ज़्यादा वुमेन ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स दे आर एनेमिक इन इंडिया। ये बताता है हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो एक नई चीज़ आई है, जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो एक बॉटल से ड्रिप दे देते हैं ना, ड्रिप लगा देते हैं हाथ में, तो उसी के थ्रू हम एनीमिया में आईवी दे सकते हैं, आईवी आयरन, दैट इज़ इंट्रावीनस आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जा सकता है वुमेन को। इस तरह का भी जयपुर में दिया गया। एक 25 साल की प्रेग्नेंट वुमेन थी, वो बहुत ही सीवियर एनीमिया से ग्रसित थी, तो उसको आयरन के सप्लीमेंट की टैबलेट न देके उसके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट हमने ड्रॉप्स के थ्रू आयरन सप्लीमेंट्स दिए हैं। तो ये एनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत ये प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत इस तरह की ड्रिप्स फ्री में भी अवेलेबल हैं, और ये बहुत अच्छी एक पहल है एनीमिया से लड़ने की। ये इमीडिएट रिलीफ दे सकती है वुमेन को एनीमिया से फाइट करने में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडिया में जो राइस का प्रोडक्शन हुआ है वो रिकॉर्ड हाई हुआ है। अगर आप देखें 1969 और 70s जब हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसमें हमारा जो एरिया था वो 37 मिलियन हेक्टेयर हुआ करता था राइस प्रोडक्शन में। तो इसमें ये जो बढ़ोतरी हुई है, एरिया में बढ़ोतरी हमारी कितनी हुई है, 36% इंक्रीज एरिया हुआ है, केवल और केवल 36%। अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 40 मिलियन मेट्रिक टन्स हमारा प्रोडक्शन हुआ करता था 1969 में, ये हमारा 4 गुना बढ़ा है, दैट इज़ 400% इंक्रीज हुआ है, 150 मिलियन मेट्रिक टन्स हो चुका है। अगर चाइना का अगर हम देखें, चाइना का तो 145 मिलियन मेट्रिक टन है। तो इससे ये पता चलता है कि हमने चाइना को टेक ओवर कर लिया है एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। ये जो 150 मिलियन मेट्रिक टन है, ये 28% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन है। जस्ट रिमेंबर दिस। इसमें क्वेश्चन यूपीएससी में ये पूछ लेंगे तो इंडिया का जो राइस प्रोडक्शन है वो क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इंडिया राइस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका आंसर सही होगा, येस इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग क्वार्टर ऑफ द राइस। ओके, तो ये आर्टिकल ये कहता है कि ये मैंने बता दिया, ईल्ड हमारी 3 टाइम्स बढ़ी है, और जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्वाड्रुपल 4 गुना बढ़ चुका है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ग्लोबल आउटपुट 2000 अगर देखा जाए 2011 में हमारा 21% हुआ करता था, 2024 में आके हमने 28% ग्लोबल प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारे बाद देखो इंडिया का मैंने बताया 150 मिलियन मेट्रिक टन है, चाइना का 145 है, बांग्लादेश का है 36 मिलियन मेट्रिक टन, इंडोनेशिया का है 34। तो इन दोनों जो ये टॉप और 1-2 के कंटेंडर्स हैं, इंडिया और चाइना नंबर 1 और 2 पोजीशन के, ऐसे ही बांग्लादेश इंडोनेशिया 3rd और 4th पोजीशन के लिए कंटेंडर्स हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों ग्रुप्स में कितना गैप है, कहाँ हम 150 में खेल रहे हैं और ये 30 और 35 में खेल रहे हैं। तो ये नंबरिंग भी याद रखिए, प्रोडक्शन वाइज इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया है, ना कि इंडोनेशिया और बांग्लादेश हैं। तो यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखिए। तो इसमें ये बताया गया कि पैडी कल्टीवेशन इतना अट्रैक्टिव क्यों है, क्यों इसकी ग्रोथ देखी जा रही है। तो पहला रीज़न है कि हायर रिटर्न्स हमको मिल रहे हैं, एमएसपी बहुत अच्छे से इसकी बढ़ाई जा रही है धीरे धीरे करके, तो इसकी वजह से लोग पैडी को, दैट इज़ राइस कल्टीवेशन को प्रेफर कर रहे हैं ओवर अदर क्रॉप्स। दूसरा है, अदर क्रॉप्स का देखें तो ईल्ड या तो डिक्लाइन कर रही है या स्टेगनेंट है, उनकी ईल्ड बढ़ी नहीं रही है, लेकिन राइस की वैरायटीज़ नई आती जा रही हैं तो उसमें ईल्ड ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसीलिए लोग राइस को प्रेफर कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए तो कॉटन की ईल्ड अगर देखते हैं तो पहले 500 हम लोग किलोग्राम उगा लेते थे 1 हेक्टेयर में,
अब इसकी ईल्ड हमारी 440 किलोग्राम रह गई पर हेक्टेयर। तो जाहिर सी बात है ईल्ड घट रही है, तो लोग राइस को प्रेफर कर रहे हैं। तीसरा जो रीजन है वो है एक्सपोर्ट का। राइस एक्सपोर्ट हमको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करके देता है और बहुत सारी कंट्रीज़ में हम इसको देते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे जो फार्मर्स हैं वो राइस को वरीयता दे रहे हैं। तो राइस कल्टीवेशन के बहुत सारे इश्यूज भी हैं। पहला इश्यू आता है वाटर का। 1 किलो चावल को प्रोड्यूस करने के लिए 3 से 4 हज़ार किलो पानी लगता है। ओके, इतना पानी लगेगा तो जाहिर सी बात है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होगा। पंजाब में तो ये एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी बन चुका है, 104 मीटर से भी ज़्यादा वाटर लेवल नीचे जा चुका है ऑलरेडी, है कि नहीं। तो मूविंग, अब ये सरकार बहुत सारे प्रयत्न कर रही है कि हमको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है ना। कई सारे आइडियाज़ दे रहे हैं कि जो पल्स पल्स मिशन लेकर आए थे हम लोग अभी पिछले साल बजट में। तो तीन कई सारी पल्सेस थी जिसमें 3 मेन पल्सेस थी, उसको हम प्रमोट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं, राइस से रिलेटेड था। अब इसरो हमारा इंडिया कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा था, पार्ट्स बना रहा था एरियन रॉकेट के। ये किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट है। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी थी फ्रांस से, है ना। तो हमने अपने 100 मैन ईयर्स दिए थे कि मतलब 100 साल तक हमारे लोग तुम्हारी इंजीनियरिंग के लिए काम करते रहेंगे। तो उसके लिए हमने पार्ट्स लिए थे। ये इतना ज़रूरी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा ये रॉकेट है, ओके, और ये बूस्टर रॉकेट्स लगे हुए हैं। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसको मैनूवर करने के लिए, सपोज हमको इस तरफ मोड़ना है, तो यहाँ पे एक नोजल लगा होगा, वो इस तरफ कुछ ना कुछ स्प्रे सा मारता है ना, स्प्रे निकलेगा। तो इस स्प्रे में क्या निकलता है, ओके, तभी ना ये इस तरफ जाके मुड़ेगा। तो उसमें निकलता है स्ट्रोंटियम पर क्लोरेट। जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। तो PSLV को इंजेक्ट करने के लिए देखो 2017 में हमने ये PSLV का C-37 मिशन भेजा था। तो हमने 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। वर्ल्ड में हाईएस्ट सिंगल फ्लाइट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाली हम पहली कंट्री बन गए थे। इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 1 मिशन ने। रिमेंबर दिस नेम, ट्रांसपोर्टर 1। नेक्स्ट जो हम, इसकी 4 स्टेज हुआ करती थी। एक तो बूस्टर रॉकेट एंड सॉलिड स्टेज 1, ओके। फिर होता था लिक्विड स्टेज 2, मैं ये बता चुका हूँ आपको। स्टेज 2 लिक्विड की थी, तीसरी फिर स्टेज 3 सॉलिड की थी, ये स्टेज 4 फिर लिक्विड की थी, ओके। ये है सॉलिड फ्यूल। मैं बताता हूँ, इसमें HTPB यूज़ होता है, इसमें भी सॉलिड यूज़ होता है फ्यूल, HTPB। इसमें होता है डाई मिथाइल पॉलीब्यूटाडाइन, इसमें यूज होता है मोनोमिथाइल समथिंग करके ऐसे यूज़ होता है, ओके। तो इस चौथी जो स्टेज थी, इसको हम एज अ स्पेस डेब्री डिस्कार्ड कर देते थे वहीं पे भी। अब हम इसको स्पेस में डेब्री बना के नहीं छोड़ते हैं, अब हम इसको वापस लेके आते हैं स्पेस अपने अर्थ पे, और इसको डिस्कार्ड करते हैं वहाँ पर जाके। तो इसका जो हमने नाम दिया ना प्लेटफॉर्म का, इसको पोएम नाम दिया, POEM। जस्ट रिमेंबर दिस, इसका नाम है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ओके। जब इसको हम वापस लेके आते हैं स्पेस से, तो इसको 350 किलोमीटर की एक कक्षा में ले जाके उसमें 1-2 चक्कर लगवा के कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। उसके बाद इसको समुद्र में कहीं पे ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को देख लेते हैं। इसमें देखो, इंडिया में अगर देखा जाए तो नेशनल क्राइम NCRB की जो रिपोर्ट है 2022 की, वो बताती है कि 4,000 लगभग 3,000 चिल्ड्रन 18 साल से बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। लेकिन 2024 और 25 में देखा जाए तो 53,000 चिल्ड्रंस को रेस्क्यू किया गया है ना कि नहीं। तो रेस्क्यू तो हमने बहुत सारे लोगों को किया है, लेकिन जितने लोगों को पकड़ा गया है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में, उनमें कन्विक्शन रेट हमारा बहुत कम रहा है, 4.8% रहा है। तो जब तक हम कन्विक्ट नहीं करेंगे लोगों को, तब तक एक डिटरेंस नहीं बन सकता है, ओके। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है क्या? इसके लिए ये पालमेरो प्रोटोकॉल, इसको याद रखना है, ये यूनाइटेड नेशंस का प्रोटोकॉल है। ये प्रिवेंट करता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को, ओके। पालरमो है भाई, इसका नाम याद रखना है ना,
पालरमो प्रोटोकॉल है, ये डिफाइन करता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या है। तुम बच्चों को रिक्रूटमेंट करो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, एक आदमी से दूसरी जगह आदमी को ट्रांसफ़र करो, उनको छुपा के रखो, हार्बर करो, है ना, बच्चों को लो, बेचो, कुछ भी करो एक्सप्लॉइट करने के पर्पज़ से, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आता है। ऐसे ऐसे यूपीएसआई वाले लोग याद रखें, भारतीय न्याय संहिता का 143 सेक्शन नंबर 143 है, वो ट्रैफिकिंग को डिफाइन करता है। हमारी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन है वो इस पालेर्मो प्रोटोकॉल से ज़्यादा तगड़ी है। कोई भी आदमी एक्सप्लॉयटेशन करने के पर्पज़ से लोगों को, बच्चों को रिक्रूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, घर पर रखता है, एक दूसरी को ट्रांसफ़र करता है, रिसीव करता है ना, थ्रेट दे, धोखा मतलब धमकी दे, फोर्स ज़बरदस्ती करे, अदर फॉर्म ऑफ कोअर्सन करे, किडनैप करके ले आए, फ्रॉड करे, धोखाधड़ी करे, अब्यूज़ ऑफ पावर करे, इंडक्शन करे, मतलब बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आ जाती हैं। क्लियर है कि नहीं? ये डेफिनेशन है। हमारे राइट्स क्या है चिल्ड्रन को लेके? आर्टिकल 23 और 23 बताता है बॉन्डेड लेबर के लिए, बॉन्डेड लेबर, है ना, ये बेगार के लिए, इसको बेगार बोलते हैं। तो बॉन्डेड लेबर को रोकता है आर्टिकल 23, लेकिन आर्टिकल 24 स्पेसिफिकली मेंशन करता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए, है ना। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात करें तो अच्छा, इसमें ये भी है एक आर्टिकल 39E और F भी हमारा इमोरल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन को रोकता है। ये हमारा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ये बताता है। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात करते हैं तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 98 एंड 99 ये सेलिंग और बाइंग ऑफ माइनर्स, छोटे बच्चों को खरीद बेच को रोक लगाता है। ये भी याद रखें यूपीएसआई वाले, सेक्शन 98 एंड 99 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बाइंग एंड सेलिंग ऑफ माइनर्स, इस पर रोक लगाता है। नेक्स्ट देखें तो एक्ट्स हैं। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में लेके आए हुए हैं। बच्चों को जस्टिस मिले तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में हम लेके आए हुए हैं, बच्चों को रिहेबिलिटेट करवाने के लिए। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया है ना। नेक्स्ट हमने पॉस्को एक्ट लेके आए, सेक्सुअल हरासमेंट अगर बच्चों का किया जा रहा है तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें हम लेके आए हैं। तो ये डिटरेंस क्रिएट करते हैं। कई सारे इसमें केसेस भी हैं। विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1990 का है, जिसमें बताया गया था कि बच्चों को अगर चाहे प्रोस्टिट्यूशन के लिए अगर आप रखते हैं तो बहुत तगड़ा ये इश्यू हो जाएगा, है ना। तो इसको डील करने के लिए MC मेहता वाला भी केस है ना। देर आर लॉट ऑफ केस। बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये NGO रहा होगा, NGO होगा ना। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इश्यू किए हैं कि एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें मैंने लिख दिया है, पालरमो है, आई थिंक PALER, पालरमो प्रोटोकॉल, जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। पेपरवा रेलिक्स को लेके मैं कई बार बता चुका हूँ। न्यू दिल्ली में बुद्धिस्ट के लिए एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन हमने होस्ट की थी इंडिया ने, तो उसमें हमने पेपरवा स्तूपा के रेलिक्स को रखा गया था। पेपरवा जो आइडेंटिफाई किया गया है वो पुराने ज़माने का कपिलवस्तु है। कपिलवस्तु क्यों कहा था? होमलैंड था बुद्धा का, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी नामक ग्राम में, इस तरह से हमने पढ़ा है, ओके। तो जब वहाँ पर निर्माण हुआ बुद्धा का, इनकी जब डेथ हुई तो इनकी जो अस्थियाँ थीं, मतलब इनको जलाया गया, मतलब क्रीमेशन किया गया, इनकी अस्थियों को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और इनमें से एक पार्ट हमने कहाँ पे भेजा था? कपिलवस्तु में, जहाँ पे क्या रहते थे? शाक्य क्लान के लोग रहते थे, है ना, शाक्य क्लान के। तो जब इनको वहाँ पे गाड़ा गया, एक स्तूपा इरेक्ट कर दिया गया, ठीक है, उनको रेलिक्स को, मतलब बोन्स वगैरह हो गया और कई सारे इम्प्लीमेंट्स को गाड़ दिया हमने, ओके। तो 18 फीट नीचे जब हमने खुदाई की है अभी रिसेंटली, तो इनकी ये हड्डियाँ निकली थी रिसेंटली, मतलब एक लगभग 100 साल पहले कर दी गई थी। अभी इनके जो अवशेष मिले थे उनको हमने दिखाया गया था एग्जीबिशन में, तो ये हमको मिला था। तो शाक्य क्लान का ये था, है ना। फिर ये स्तूपा टूट गया तो इसको अशोका ने भी वो करवाया था, रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था, और कई सारी चीज़ें और गाड़ दी गई थी, जेम्स वगैरह गाड़े गए थे। तो वो सारी चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, नॉमिनी वर्सेस लीगल हेयर का।
एयर बोलते हैं बेसिकली इसको, नॉमिनी वर्सेस लीगल एयर ऑफ द थ्रोन। जनरली देखो नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनी हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी के लिए या फिर बैंक में हम लोग इस्टेब्लिश कर देते हैं नॉमिनी को, है ना, कि ये हमारा नॉमिनी है, बैंक से पैसा ये लेगा। तो नॉमिनी अगर हमने किसी को बना रखा है तो पैसा बैंक उस नॉमिनी को देगी, लेकिन उसका लीगल हेयर जो होगा वो नॉमिनी नहीं होगा। ओके, पैसा नॉमिनी को नहीं मिलेगा। नॉमिनी केवल इसलिए बनाया जाता है कि बैंक से पैसा ट्रांसफर करने में इजी हो जाए कि हमें किस आदमी को देना है। ओके, जैसे मेरा कोई एक दोस्त है, उसके पापा ने मुझे नॉमिनी बना दिया है, क्योंकि उनका मेरे ऊपर भरोसा है, उन्होंने मुझे नॉमिनी बना दिया है। ओके, तो मैं उनका लीगल एयर नहीं हूं, मुझे वो पैसा नहीं मिलना चाहिए कायदे से, लेकिन बैंक के लिए ये आसानी हो जाएगी कि वो बैंक वाले, भाई तुम नॉमिनी हो, ये लो पैसा, तो वो मुझे वो पैसा दे देंगे। तो वो पैसा मेरा नहीं है इस केस में, बिल्कुल भी। क्लियर है कि नहीं? वो केस डिसाइड होता है जो हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट हैं हिंदुओं के लिए, जिसमें हिंदुओं में सिख भी आ जाते हैं और तुम्हारे बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं, प्लस मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट है जो शरीयत एक्ट है 1937 का, इनहेरिटेंस लॉ के अकॉर्डिंग वो गवर्न होता है। तो जो लीगल एयर होते हैं, उनके वाइफ होंगी, बच्चे होंगे, उनके लिए वो पैसा जाना है, तो वो पैसा मैं उन लोगों में डिवाइड करूंगा उसको। क्लियर है कि नहीं? तो ये होता है नॉमिनी का कॉन्सेप्ट। तो नॉमिनी का ओनरशिप नहीं होती है उस पैसे की या प्रॉपर्टी की, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसमें एक केस आता है विल का, मतलब अगर कोई आदमी वसीयत बना के चला जाता है, अगर वो उस वसीयत में लिख देता है, मान लो मेरे दोस्त के पापा हैं, वो उस वसीयत में लिख जाते हैं कि मेरी ये सारी प्रॉपर्टी सुनील की होगी, ओके, सुनील सर की होगी, तो वो पैसा मेरा हो जाएगा पूरा, फिर उसके लीगल एयर का उसमें कोई अधिकार नहीं बनता है। ओके, जो प्रॉपर्टी वसीयत में नहीं लिखी हुई है तो वो प्रॉपर्टी जाएगी उसके लीगल एयर्स को, मतलब उनके बच्चे, बीवी, उन सबको जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, नॉमिनी होने का कोई ये मतलब नहीं है कि वो पैसा तुम्हारा हो गया है। रिमेंबर दिस, पैसा जाएगा लीगल एयर को, वसीयत के केस में चीज़ें बदल जाती हैं। जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, ये करप्शन का मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, यूपीएससी वाले सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये याद रखिएगा। ये बताता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उसको अगर प्रोसिक्यूशन करना है करप्शन के केसेस में, तो हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से परमिशन। इसी को सुप्रीम कोर्ट में इस सेक्शन को ही चैलेंज किया गया था कि ये परमिशन ली जाएगी तो ये तो गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस हो गया, तो करप्शन को रोक नहीं पाएंगे, ये वो इतनी सारी चीज़ें बोली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच थी, 2 जज बेंच, इन्होंने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है इसमें। एक जज ने कहा है कि इसको क्वैश कर देना चाहिए, दूसरे ने कहा कि नहीं, इसको बना रहने दो, है ना, क्योंकि इम्पार्शियली काम नहीं कर पाएंगे ये लोग। तो अब चूंकि स्प्लिट वर्डिक्ट है तो इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोल दिया गया है कि एक बड़ी बेंच इसमें बैठाई जाए, 5 जज की पॉसिबली, और वो फिर इस पर फैसला लेंगे। अभी कोई फैसला आया नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। ओके, तो इसमें कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी तो सरकार वाले एक तरह से उस पर एक तलवार लटका के रख सकते हैं, उसको बचा भी सकते हैं कि चलो हम तुम्हें इस बार बचा ले रहे हैं करप्शन करने से, और तुम अगली बार हमारे लिए करप्शन करोगे, हमारे हिसाब से काम करोगे। तो उसको कोअर्सिव करप्शन भी करवाया जा सकता है आगे चल के, है ना। और अगर इस तरह से डायरेक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो कोई भी काम करते हैं, वो किसी ने करप्शन का एलिगेशन लगा दिया और कोर्ट में केस चला गया बिना परमिशन के, तो इश्यू ये हो सकता है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो डर के काम करेंगे, दे विल प्ले सेफ, है ना, प्ले सेफ सिंड्रोम, जो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, आगे आएगा तो इस पर और डिस्कशन करेंगे। ये एन वोहरा कमेटी 1993 की है, ये पुलिस रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने बोला था, इन्होंने एक्सपोज किया था क्रिमिनल नेक्सस बिटवीन हाई प्लेस्ड पॉलिटिशियंस एंड हाई रैंकिंग ब्यूरोक्रेट्स। जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बीच में, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बीच में नेक्सस को इन्होंने एक्सपोज किया था एन वोहरा जी ने। ये गवर्नर भी रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, अब ये नेक्स्ट आर्टिकल है चाइनीज़ गवर्नमेंट की एजिंग प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन ये है कि चाइनीज़
प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अबॉलिश क्यों किया 2016 में। दूसरा है कि बीजिंग ने, चाइना ने एज ऑफ रिटायरमेंट को क्यों इंक्रीज़ कर दिया, 63 ईयर्स कर दिया है, 60 से बढ़ा के, है ना। और चाइल्ड बर्थ को इंक्रीज़ करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ चाइना अपना रहा है, ये भी आर्टिकल है, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो, यूनाइटेड नेशन ने बोला है चाइना की जो पॉपुलेशन है 2050 तक 1.3 बिलियन हो जाएगी। इसकी पीक पॉपुलेशन हुई थी $1.4 बिलियन, और 2022 से कंसिस्टेंटली इसकी जो पॉपुलेशन वो डिक्लाइन कर रही है, गिरती जा रही है चाइना की पॉपुलेशन। ओके, 40% पॉपुलेशन 60 साल से ऊपर हो जानी है इसकी कुछ सालों में, है ना। अब 40% पॉपुलेशन बहुत होती है, बुढ़े हो गए, मतलब आधा नेशन बूढ़ा हो गया है। ओके, ऑफन ये आइडिया रिपीट किया गया, चाइना बूढ़ा पहले हो जाएगा, रिच हो नहीं पाएगा। मतलब चाइना विल गेट ओल्डर बिफोर इट गेट्स रिचर। कई सारी कंट्रियां पहले रिच होती हैं फिर बूढ़ी होती हैं, चाइना पहले बूढ़ा हो जाएगा और रिच नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक इश्यू है। तो चाइना ने 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी को एबॉलिश कर दिया था। फिर उन्होंने 2016 में ही 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया, 2021 में इन्होंने फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आ गए हैं। लेकिन ये पॉलिसियाँ काम नहीं कर रही है, पॉपुलेशन इनकी डिक्लाइन कंटिन्यूअसली हो ही रही है। ओके, तो ऐसा मतलब क्या क्या पॉलिसीज इन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं, इनको हम देख लेते हैं। जो पहली पॉलिसी इन्होंने, देखो ये हमारे यूपीएससी के मेंस में भी हम लोग कर सकते हैं, इसको एज अ केस स्टडी प्रेजेंट किया जा सकता है कि जो चाइना ने गलतियां की हैं वो इंडिया न करे, जिससे कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है, जो हमारा पॉपुलेशन डायनामिक्स है, जो डेमोग्राफी है इंडिया की, वो इतनी ख़राब ना हो जाए कि हमारी चाइना जैसी स्थिति हो जाए कि हम फिर चाइना जैसी पॉलिसीज़ लेने को मजबूर हो जाएं। तो पहली जो पॉलिसी लेके आए हैं इन्होंने, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, है ना, कॉन्डोम्स वगैरह हैं, इन पर 13% वैट लगा दिया है, इनको महंगा कर दिया जिससे कि लोग खरीद ही ना पाएँ। मान लो कोई कॉन्डोम मान लो 10 रुपये का आता था तो उसको 50 रुपये का कर दो तो लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। तो बिना कॉन्ट्रासेप्टिव के अगर वो कोइटस करते हैं तो फिर पॉपुलेशन मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहला ये लिया है। दूसरा, इन्होंने सब्सिडी दे दी है $500 की लगभग, नए पेरेंट्स को 3 साल तक मंथली $500 दिए जाएंगे, समझ रहे हो। तो इससे भी लोग, पेरेंट्स और बच्चे पैदा करने की कोशिश करेंगे। फीस वेवर कर दी है कि किंडरगार्टन की जो एजुकेशन बर्डन अगर तुमको लग रहा है कि बच्चों को तुम नहीं पढ़ा पाओगे तो उसकी फ़ीस वेवर भी कर दी है, रिड्यूस कर दी है फीस को, है ना। किंडरगार्टन टीचर्स की फ़ीस को भी बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, रिटायरमेंट एज बढ़ा दी है। मैन की जो 60 साल हुआ करती थी उसको 63 कर दिया है। वुमेन की जो 55 हुआ करती थी वो 58 कर दी गई है। 3-3 साल ये रिटायरमेंट एज बढ़ा दी है। नेक्स्ट, देखो इसकी वजह से ये सारे जो फाइनेंशियल वो दिए गए हैं, तो इन्होंने ये भी बोला है कि जो चाइना का रिटायरमेंट फंड है, जो पेंशन फंड है, वो ख़त्म होने वाला है, मतलब रन आउट हो जाएगा जो पेंशन फंड है 2035 तक, है ना। तो ये इश्यू भी है इसका। नेक्स्ट, इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट बैक्ड कैंपेन चलाई जाएंगी, बर्थ फ्रेंडली सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश की जाएंगी। 7वां मेजर ये लिया है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला है ब्राइड प्राइस को कम करो, शादियां नहीं हो रही है वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ डाउरी का केस होता है ना, फेक लग जाते हैं, वैसे ही वहाँ पे ब्राइड प्राइस का केस रहता है। चाइनीज़ आदमी किसी औरत से शादी करने जा रहा है तो उस आदमी को एक ब्राइड प्राइस देनी पड़ती है उनकी मतलब लड़की के माँ बाप को, तो इसको ब्राइड प्राइस बोलते हैं। एक तरह से मेहर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे इस्लाम में मेहर होता है लेकिन वो तो तलाक के बाद दिया जाता है, लेकिन ये शादी से पहले ही दिया जाता है ब्राइड प्राइस। तो जनरली क्या होता है कि जैसी शादी हो रही है और फेरे वेरे पड़ने वाले हैं और तुरंत उसके मम्मी पापा की डिमांड और ज़्यादा आ जाती है कि मतलब 10 लाख रुपए और दो, हम वरना हम शादी नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो इस ब्राइड प्राइस को कम करने के लिए भी इन्होंने ये चीज़ें लेके आए हैं, है ना। नेक्स्ट, इन्होंने क्या किया है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें लव कोर्सेज इंट्रोड्यूस करा दिए, प्यार मोहब्बत की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी अब यूनिवर्सिटीज़ में। तीसरा है, शी जिनपिंग खुद से आके मतलब एक अपील कर रहे हैं लोगों को कि हमको जो बर्थ रेट्स हैं उसको लिंक कर दिया है कि हमें अपने चाइनीज़ नेशन को अगर रेजुविनेट करना है, बड़ा कर देना है, तो हमें बर्थ रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। फिर उन्होंने और बोला है कि वी विल इम्प्रूव द पॉपुलेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, एस्टेब्लिशिंग अ पॉलिसी सिस्टम, मतलब ये स्कूलिंग ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं 11वें नंबर पर। 12वीं अगर इसको देखा जाए तो स्पीचेस के थ्रू इन्होंने बोला है कि अच्छी बीवी अच्छी माँ होती है
नहीं समझे। इन्होंने फिर लिंक कर दिया है कि जो फ्यूचर और डेस्टिनी है चाइना की, वो डिपेंड करती है मदरलैंड पे, मतलब माताएं किस तरह से बिहेव कर रही हैं, है ना। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो पॉपुलेशन को बढ़ाने की जिम्मेदारी है वो वुमेन की है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। तो ये चाइना की वैसे अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन, ये सारी पॉलिसीज फेल क्यों हो जा रही हैं? देखो, जो वन चाइल्ड चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना की, 30-35 साल तक मान लो जो भी रही है वो, 35 साल तक, इसकी वजह से क्या हुआ? एक बच्चा होगा तो जाहिर सी बात है मेल बच्चा करेंगे, तो इसकी वजह से 30 मिलियन मेल ज़्यादा हैं उसमें, समझ लो 3 करोड़ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो फीमेल शॉर्टेज है। इसके लिए पाकिस्तान सप्लाई करता है गर्ल्स को अपना डेट के बदले में है। ओके, ये आप डॉक्यूमेंट्रीज में देख सकते हैं, आई हैव सीन इट। तो उसकी वजह से भी चाइनीज़ लोग पाकिस्तानी लड़कियों से शादी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तीसरा, 35 साल से मेल बढ़ते रहे, और फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हो गई, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा महंगा है वहाँ पे, कॉस्ट ऑफ बियरिंग चाइल्ड है, बच्चों को पैदा करना, उनकी पढ़ाई लिखाई खाना पीना बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। देखा जाए तो जो सैलरीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है जितना देखा जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जेंडर गैप भी बहुत हाई है। तो बहुत, ये चाइना का बहुत अच्छा एक आर्टिकल है, अगर आप इसको देखें एज अ केस स्टडी, तो इंडिया को इस सारी चीज़ों से बचना है। इट टेल्स अस दैट व्हाट इंडिया शुड नॉट डू विद इट्स पॉपुलेशन पॉलिसीज़। इराक का अगर देखा जाए तो देखो, 2014 में यूएस एंड अलाइड फोर्सेस इराक में डिप्लॉय हो गए थे। इराक में इन्होंने बोला कि हम लोग जो इस्लामिक स्टेट है इससे लड़ेंगे। ओके, इस्लामिक स्टेट से लड़ते लड़ते इन्होंने क्या बोला है कि हमने अब इराक की जो आर्मी है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि अब ये खुद से ही इस्लामिक स्टेट से लड़ सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं बोल के, तो कंप्लीट विड्रॉल के लिए अनाउंस कर दिया यूएस ने। बट जैसा कि सभी जानते हैं, जो रेडिकलिज्म है दैट विल कीप ऑन स्प्रेडिंग। जैसे यूएसए विड्रॉ करता है, जो जो ये रेडिकल फोर्सेस हैं, दे विल डेफिनेटली ओवरवेलम दी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इराक। और धीरे धीरे करके आने वाले 10 या 15-20 सालों में, जैसा कि ईरान में हुआ है, इस तरह से ही बहुत बुरी हालत फिर से हो जाएगी यहाँ पर। आई होप ऐसा ना हो। नेक्स्ट, जो येलो लाइन हमने डिस्कस की थी पहले, ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान में, तो उसको लाइन को क्रॉस करके पैलेस्टीनियन आ जाते हैं बेमतलब में, तो इजरायली ट्रूप्स क्या करते हैं, गोली मार देते हैं, वो मर जाते हैं। ओके, तो यही आर्टिकल बता रहा है कि इजरायली ट्रूप्स किलिंग पैलेस्टीनियंस हु क्रॉस देयर एम्बिशियस सीज फायर लाइन। तो क्रॉस करके मत जाओ ना, क्यों क्रॉस करके जा रहे हैं आप? ओके, जब तक देखो, गाजा पीस कमेटी इस्टेब्लिश कर दी है, आप मतलब जो ट्रंप है इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, जब तक पीस इस्टेब्लिश नहीं हो जाती है, जब तक इंटरनेशनल बॉर्डर्स वहाँ सेट नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको क्रॉस करने के जाने की ज़रूरत क्या है? बोलेंगे हम अपने घर में जाना चाहते हैं, वहाँ सब टूटा फटा पड़ा है, तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। एवरीबडी नोज इट। लेस यहाँ पे आते हैं। देखो, ट्रंप का अगर देखा जाए तो ट्रंप ग्रीनलैंड को जो कब्जाना चाहते हैं, वर्ल्ड मैप बना के मैं बता दूँ ग्रीनलैंड पड़ता कहाँ है। लेट्स ड्रॉ हियर। अगर ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पे ग्रीनलैंड पड़ता है। ओके, अगर ये अफ्रीका है, ओके, ये है तुम्हारा यूरोपियन यूनियन, यूरोप बेसिकली, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है तुम्हारा ग्रीनलैंड, ये आता है यहाँ डेनमार्क के अंडर में। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसको यूएसए कब्जाना चाहता है। यूएसए ये कह रहा है कि ये नॉर्थ सी में रशिया वगैरह और चाइना वगैरह का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसको कब्जा कर लेंगे। अगर हम कब्जा नहीं करेंगे तो रशिया चाइना कब्जा कर लेंगे, तो इसीलिए हम इसको कब्जा पहले ही कर लेना चाहते हैं रशिया चाइना से बचाने के लिए। पहला रीजन तो यह। दूसरा रीजन है क्रिटिकल मिनरल्स की सिक्योरिटी के लिए हम इसको कब्जाना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए यूएसए का ऑब्सेशन है। तो फ्रांस ने और यूरोप के कई कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर अपनी वो भेज दी है सेना, कि तुम्हारा ट्रंप जी, अगर तुम्हारा यही कंसर्न है कि इसको चाइना और रशिया कब्जा लेंगे, तो आप अपनी फोर्सेस भेज कर इसको कब्जा मत करिए, हम अपनी फोर्सेस भेज दे रहे हैं यहाँ पे, और हम इसको चाइनीज़ और रशियन ऑक्यूपेशन से बचाएंगे। इतना इन्होंने बोल दिया है।
उसके बाद भी ट्रम्प मानने को तैयार नहीं है, और उन्होंने 10% टैरिफ लगा दिए हैं इन सारी कंट्रीज़ पर जो ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ओके, इसमें आता है तुम्हारा यूएस के एलाइज हैं ये, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, इन सारी कंट्रियों पर लगा दिए हैं। अभी 10% लगाए हैं, इन्होंने बोला है कि 10-15% से और इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे, तो टोटल 25% टैरिफ्स हम इन पर लगा देंगे। ये टैरिफ जब तक बने रहेंगे तब तक कि आप हमको ये ग्रीनलैंड खुद खुद से नहीं दे देते। तो ग्रीनलैंड में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये ट्रम्प जो है वेपनाइज कर रहा है टैरिफ्स को ग्रीनलैंड के इश्यू को लेके। अब देखो यहाँ पे नाटो फंस गया है, यूरोप के कंट्रीज फंस चुके हैं बुरी तरह से। यही टैरिफ का वेपनाइजेशन जब ट्रम्प ने इंडिया के खिलाफ किया था, 50% टैरिफ लगाए थे, तब यूरोप वाली कंट्रियाँ एक तरफा इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ओके, बट नाउ यही जो टैरिफ का जो वेपनाइजेशन ट्रम्प ने किया है यूरोप को लेके, तो यूरोपियन यूनियन को समझ में आ रहा है इंडिया का महत्व। इसीलिए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इंडिया में आए थे, मैंने आपको बताया, उन्होंने सपोर्ट किया है। प्लस यूरोप के यूनियन के कई सारे मेंबर्स इंडिया में आने वाले हैं 26 जनवरी की परेड को। तो हो सकता है तब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे कोई साइन हो जाए उस समय पे आके। ओके, तो ये भी जल्दी जल्दी चाहते हैं कि वो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हो यूरोप का। हम भी चाहते हैं इंडिया वाले ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हो, क्योंकि यूएसए पे जो डिपेंडेंसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए वाले कंट्रीज़, यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएसए टैरिफ्स को वेपनाइज कर रहा है। ओके, अपने बात मनवाने के लिए एक तरह से बुली कर रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि पहला है सीरियस इश्यू है, नो लेजिस्लेटिव बैकिंग। अच्छा हाँ, ये ट्रम्प के लिए दे रखा है कि ट्रम्प के आगे आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। इंडिया वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है कि हम देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि यूएस के सुप्रीम कोर्ट में भी ये फैसला चल रहा है कि जो सिंगल अपनी तरफ से ही ट्रम्प ने जो यूनिलेटरल टैरिफ्स लगा दिए हैं, उसकी कोई कांग्रेस की बैकिंग तो है नहीं, है ना। तो हो सकता है कि उनका कोर्ट खुद ही इनको इलीगल बैठा दे, है ना, कि इकोनॉमिक कोई पावर है नहीं इनके पास, कोई एक्ट है नहीं, तो इन्होंने कैसे टैरिफ्स लगा रखे हैं। तो इसके लिए भी हम लोग वेट कर रहे हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ट्रम्प ने बोर्ड ऑफ पीस इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। ये यूएनएससी को ऐसा माना जा रहा है कि साइडलाइन कर देगा। तो इसमें मोदी को इनवाइट किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आप भी आइए। तो ये बोर्ड ऑफ पीस जहाँ जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे वो गाज़ा हो या कोई भी कंट्री है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहाँ पे ये पीस इस्टेब्लिश करवाने का काम करेंगे। और इसमें यही है कि क्या ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को साइडलाइन कर देगा, बाईपास कर देगा। तो ये सारी डिबेट है, अभी देखते हैं, अभी तो बना नहीं है, आगे आएगा तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यूएई के प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया में आए हुए हैं। इनके प्रेसिडेंट का नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद, ये आप याद रखिए यूपीएसआई के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखा जाता है, तो देखो मैं इसको ये समझा देता हूँ इनका इश्यू क्या है। यूएई एंड सऊदी अरेबिया में इश्यू चल रहा है। सऊदी अरेबिया इंडिया से दूर जा रहा है। इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर डिफेंस पैक्ट साइन किया था। ओके, कि एक कंट्री पे अगर अटैक होगा पाकिस्तान पे तो सऊदी अरेबिया वाले लड़ने आएंगे, सऊदी अरेबिया पे अटैक होगा तो पाकिस्तान वाले लड़ने आएंगे। ओके, इस तरह का डिफेंस पैक्ट साइन किया है। तो इट वाज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया कभी भी इस तरह के पैक्ट को हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। अब यूएई को ये समझ में आ गया है कि सऊदी अरेबिया अगर पाकिस्तान के साथ अलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है यूएई के जो इंटरेस्ट है वो इंडिया के साथ अलाइन होंगे। और ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूएई के पास कि इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करे। वैसे भी यूएई के साथ हमारे इंटरेस्ट ऑलरेडी इम्प्रूव्ड हैं, $70 बिलियन का हम लोग ट्रेड भी करते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो और इसको बढ़ाने का टाइम आ गया। यूएई को देखो, मैं यूएई के बारे में बता देता हूँ। ये है सऊदी अरेबिया, ये है यूएई। ओके, यूएई के पास प्रूवन ऑयल रिजर्व्स इतने ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, यूएई ने अपने कंट्री में अबू धाबी हो गए, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास सिटीज़ बनाने की कोशिश की कि दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग यहाँ पे, जैसे बुर्ज खलीफा बनाया। बुर्ज खलीफा जो बना हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अगर आप देखोगे तो सीवेज का इश्यू बहुत तगड़ा है। ट्रक में भर भर के जो पॉटी वगैरह लोग करते हैं, सीवेज निकलता है वहाँ से, ट्रक में भर भर के समुद्र में फेंका जाता है।
बहुत तगड़ा इश्यू है। यूएस ने इतना सारा, यूएई ने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की है छुपाने की। इन्हें पता है कि इनके पास जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो बहुत कम है, आगे आने वाले समय में वो ख़त्म होने वाले हैं। इसीलिए यूएई वाले क्या चाहते हैं, ये जो रीजन है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो रीजन है ये हूतीज़ ने कंट्रोल किया हुआ है। तो इसी रीजन को काउंटर करने के लिए, इन्हीं हूतीज़ को काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया और यूएई मिलके 2014 में इसमें आए थे, 2015 में यमन में आए थे कि हम इन हूतीज़ को उखाड़ फेंकेंगे। सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट क्या कहता है? सऊदी अरेबिया चाहता है कि यमन पूरा का पूरा एक बना रहे, ब्रेक ना हो। लेकिन यूएई के इंटरेस्ट क्या कहते हैं? ये चाहते हैं कि ये जो SNRF, मतलब ये STC है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिलिंग, ये जो रीजन है ना, ये STC ने कंट्रोल किया हुआ है। तो यूएई चाहता है कि ये रीजन मिलके अलग हो जाए। इस रीजन में कुछ ऑयल है, ऑयल रिजर्व्स हैं, तो इसमें यूएई के इंटरेस्ट हैं कि हम इस ऑयल को ले लें। तो यूएई सपोर्ट कर रहा है सेपरेटिस्ट को यहाँ पर। ओके, मैंने आपको बताया था ये सोमालिया है, तो इस वाले रीजन को सोमाली लैंड बना दिया गया है, सोमाली लैंड। तब मैंने आपको बताया था कि अगर ये सोमाली लैंड को इसराइल ने मंजूरी दे दी है, रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा इस रीजन में। तो इसके आसपास की कंट्रियां भी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ करने लगेंगी। क्लियर है कि नहीं? तो वही यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट तेज हो गया है कि अभी दिसंबर में क्या हुआ, देखो मैं आपको बता दूँ। दिसंबर में टेंशन बढ़ गए। यूएई बैक्ड फोर्सेस ने एक ऑफेंसिव ऑयल रिच प्रोविंसेस को यहाँ पे सीज करने की कोशिश की। यूएई ने, सऊदी अरेबिया की फोर्सेस ने इनको मार के भगा दिया, तो बड़ी दिक्कत आ गई, है ना। और फिर आगे यूएई का एक शिपमेंट जा रहा होगा यहाँ से तेल को लेके, तो यूएई वालों ने, सऊदी अरेबिया वालों ने बॉम्ब मार दिया उसमें, तो यूएई वाले डर गए, है ना। तो यहाँ से, इस वाले रीजन से यूएई ने अपने सारे फोर्सेस वापस बुला लिए। तो यही सारा इशू चल रहा है यूएई सऊदी अरेबिया का। दे वांट टू कंट्रोल दिस रीजन। सऊदी अरेबिया वांट्स दैट यमन शुड बी वन यूनिफाइड नेशन। हाउएवर यूएई वांट्स द सेपरेटिस्ट ऑफ सदर्न रीजन to separate from Yemen so that they can control the oil rich region of this region. अब सऊदी अरेबिया यूएई के मेन इंटरेस्ट क्या है? देखो, रेड सी क्राइसिस हुई थी, मैंने आपको बताया था, ये बाबल मंडेब है। यहाँ से जो गल्फ रीजन है, इसका बहुत सारा ऑयल यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, बाबल मंडेब स्ट्रेट ये पड़ता है। तो इसके लिए भी ये हूती रिबल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं फिर से इसको एक बार सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट देखो, एनवायरनमेंट की न्यूज़ कवर कर लेते हैं। ये बायो या बियो या जो भी आप इसको पढ़ना चाहो, ये सिटी एक रीजन है, चिली, जो चाइल इसको हम पढ़ सकते हैं। चाइल को अगर देखा जाए, साउथ अमेरिका का अगर मैप बनाते हैं अपन, तो ये जो कंट्री है ये चाइल है। ओके, तो यहाँ पे पड़ता है आपका कौन सा डेजर्ट? अटाकामा। इसमें सेमी एरिड रीजन है यहाँ पर। ये है क्या है? बायो रीजन। तो यहाँ पे लगी हुई है आग भयंकर। ओके, तो इसको स्टेट ऑफ कैटास्ट्रॉफी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जनरली प्रेसिडेंट के, चाइल के प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक। ऐसा मान सकते हो, बोरिक पाउडर डाल के आग लगा दी चाइल में। आई डोंट नो, यूपीएसआई में या पीसीएस की परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। ओके, तो अटाकामा डेजर्ट के साउथ में ये रीजन है, और यहाँ पे आग लगी हुई है। और ऑस्ट्रेलिया में भी आग लगी हुई है बहुत भयंकर इस समय, क्योंकि सन इज़ इन सदर्न हेमिस्फीयर। हमारे यहाँ भले ही ठंड पड़ी है, लेकिन यहाँ पे गर्मी पड़ रही है भयंकर। विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। रिड्यूस्ड विजिबिलिटी क्या होता है? ये एक टर्म होता है मीटरोलॉजिकल ऑप्टिक्स को देखने के लिए। पहले ज़माने में मेजर करते थे, एक आदमी को यहाँ पे खड़ा कर देते तो कहते थे भाई ये एक पोस्ट है, इसको देखो आँख से, कितना दिखाई दे रहा है? तो ये बोल देगा हाँ 5% दिखाई दे रहा है। अगर 5% दिखाई दे रहा है तो बस यही है। विजिबिलिटी इज़ अ टर्म, इसको बोलते हैं मीटरोलॉजिकल ऑप्टिकल रेंज। इट इज़ अ डिस्टेंस अ बीम ऑफ लाइट कैन ट्रेवल थ्रू एटमॉस्फेयर बिफोर इट्स इंटेंसिटी ड्रॉप्स टू 5% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओके, इसको विजिबिलिटी बोला जाता है। इंडिया का जो आईएमडी है, इसमें वेदर को देखते हैं कि 5 किलोमीटर का दिख रहा है कि नहीं, 1 किलोमीटर का दिख रहा है कि नहीं, कितनी विजिबिलिटी है। बेसिकली स्मोक इसमें रोल प्ले करता है, स्मोक एंड फॉग। तो इंडिया का जो आईएमडी है वो इसी के बेसिस पे देखता है, स्मॉग एंड फॉग के बेसिस पे, है ना।
और हम 500 से 1000 मीटर को शैलो फॉग बोलते हैं। लेस देन 50 मीटर हो जाए तो वेरी डेंस फॉग होता है। याद ना, सर्दियाँ पड़ रही हैं, फॉग आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्रस्टासीन्स को एनवायरनमेंट में बता देते हैं। कावारत्ती आइलैंड है, ये पड़ता है लक्षद्वीप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी ये पूछा जा सकता है। तो ये नए क्रस्टासीन्स मिले हैं, इनका नाम हमने रखा है इंडिया फोंटे बिजोई। इंडिया फोंटे बिजोई, ये पूछ लेंगे ये क्या है, ये कौन सी स्पीसीज़ है। ओके, तो इंडिया फोंटे हमने ऑनर किया है इंडिया के नाम पे नाम रख के। अब बिजोई, ये एस बिजोई नंदन जिन्होंने ये डीन रहे होंगे, इसको जाने देते हैं, लेकिन इसका नाम याद रखिएगा। और क्रस्टासीन्स क्या होते हैं, ये सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी अंदर से, लेकिन बाहर क्या रहेगा, हार्ड शेल रहेगा। ओके, इस तरह के जितने भी जानवर हैं उनको हम क्रस्टासीन्स बोल देते हैं। जैसे क्रैब हो गए, क्रैब बाहर से बहुत हार्ड होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। लॉबस्टर्स हो गए, श्रिम्प हो गए, प्रॉन्स हो गए, इन सारी चीज़ों को क्रस्टासीन्स बोला जाता है। दे ड्वेल एट द ओशन फ्लोर ऑल्सो। यूपीएससी में ये पूछा जा सकता है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इसको देखें, हाँ, 5,000 से ज़्यादा लोगों को मारे जाने की संभावना है ईरानियन अनरेस्ट में। जुडिशरी ने हिंट दे दी है कि हम लोग फांसी की सज़ा भी देंगे बहुत सारे लोगों को। मैं कल परसों भी ये बात बता चुका हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं इसको, ये शार्क है, एपोलेट शार्क, लीस्ट कंसर्न में है। अब देखो यूपीएससी इस तरह का एक स्टेटमेंट दे सकता है कि जब ये बच्चे देते हैं तो इनके हार्मोन्स में चेंज आ जाता है, शार्क वगैरह हो गए। तो इसमें लिखेंगे कुछ शार्क ऐसी भी हैं जो अंडे या बच्चे देते समय अपना मेटाबॉलिक रेट और हार्मोन लेवल चेंज नहीं होते हैं। तो आप लोग दिमाग लगाओगे कि यार चेंज तो हो जाने चाहिए, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेगा कुछ ना कुछ तो हार्मोनल चेंज होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आप उसको गलत बता दोगे स्टेटमेंट को, जबकि वो सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें देखा है, रिसर्च में फाउंड किया गया है कि शार्क की जो मेटाबॉलिक रेट है, हार्मोन लेवल्स है, डू नॉट चेंज व्हेन दे ले एग्स, है ना। तो कुछ शार्क स्पीसीज या कुछ स्पीसीज तो ऑटोमेटिकली वैसे ही हो सकती हैं। नेक्स्ट देखें तो कोहली ने सेंचुरी मारी कल और हम लोग फिर भी हार गए। और हमने 1 और 2 से हम इस सीरीज को हार चुके हैं। अभी T20 सीरीज आने वाली है न्यूजीलैंड के साथ, फिर उसमें देखेंगे क्या होता है। ये चेस का चल रहा है। चेस में जो टाटा स्टील ब्लिट्ज इंडिया हुआ था, जो कोलकाता में हुआ था, इसमें वीजली सो मेंस में जीते थे और ये कैरिसा यिप वुमेन कैटेगरी में जीती थी। इसका नाम याद रखिएगा, यूपीएसआई वाले। ब्लिट्ज होता है ये, मतलब बहुत तेज गेम खेलते हैं। 3 मिनट का टाइम मिलता है दोनों प्लेयर्स को, 3-3 मिनट का, प्लस एक चाल चलने पर 2 सेकंड ज़्यादा मिल जाते हैं इनको। ओके, तो ये है। तो ये तो मैंने टाटा स्टील ब्लिट्ज इंडिया बता दिया आपको। अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है वो चल रहा है टाटा स्टील्स मास्टर्स चेस। ये आपका कहाँ पे होता है, ये होता है आई थिंक नीदरलैंड्स में। कहाँ पे होता है, कहीं पे लिखा है मैंने, हाँ ये होता है नीदरलैंड्स में, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, तो अभी इसके फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं। गुकेश जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं वो ड्रॉ कर गए हैं और अर्जुन ने हरा दिया इसको, सेंधारोव को, उज्बेकिस्तान के को। ओके, आगे जो फाइनल न्यूज़ आएगी वो मैं बताऊंगा। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हों और कुछ जानना चाहते हैं। सॉरी वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट आज बहुत सारी न्यूज़ थी कवर करने के लिए। थैंक यू।